बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान याकूब खान और आप देख रहे हैं चैनल वाक़फ़ा निहाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे उज़ैर बलोच के हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं, JIT का मसला क्या है, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी इसके मुहर्रिकात क्या थे, अब इसका और इसकी रिपोर्ट का क्या नतीजा क्या निकला है, अली ज़ैदी साहब क्या फरमा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं, इस पे क्या खिचड़ी क्या पक रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ा निहाल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, बात करते हैं उज़ैर बलोच की। उज़ैर बलोच कौन है? वैसे तो आजकल मीडिया में इसका बहुत शोर है, लेकिन अगर आप देखें तो ये काफ़ी सालों से उज़ैर बलोच जो है वो कराची में एक बदनामे ज़माना करैक्टर है, जिसने पुलिस के मुताबिक इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक 198, जी हाँ 198 अफराद को, यानी तकरीबन 200 अफराद को लसानी बुनियादों पे और सियासी बुनियादों पे गैंगवार में कत्ल करने का एतराफ़ किया। जी, अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जो 200 बंदों को कत्ल करने का एतराफ़ कर रहा है वो कितना ख़तरनाक होगा, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये बात यहीं नहीं रुकती। अगर आप ये देखें कि गैंग वॉर क्या था तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि पीपल्स अमन कमेटी जो है असल में कराची का, अगर आप पस मंज़र जानते हो इस सारी बात का, कराची की सियासत पे थोड़ी सी आपकी नज़र हो तो आपके जो है वो जहन में होगा ये कि पीपल्स पार्टी में बहुत से प्रेशर ग्रुप थे, जिनमें MQM का एक अपना ग्रुप था जिनका एक अस्करी विंग था, उसी तरह से दूसरी जमातों में मामला थे। उनसे मुकाबले के लिए ख़ास तौर पे MQM के टारगेट किलर्स के मुकाबले के लिए पीपल्स अमन कमेटी बनाई गई थी, जो कि एक तरह से पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग था। उज़ैर बलोच ने उन गैंगस्टर ग्रुप में एक ऐसा तरीक़ाकार किया कि वहाँ पे उनको ना सिर्फ ये कि प्रॉपर मुनज़्ज़म किया गया, बल्कि MQM के टारगेट किलर्स को ख़ास तौर पे निशाना बनाया गया। अच्छा नाज़रीन, ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर हम इस हवाले से देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। उज़ैर बलोच अपनी इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ख़ुद ये तस्लीम करते हैं कि उनका पुलिस में इतना असर व रसूख था कि वो SHO से लेके SP तक, जी बिल्कुल SHO से लेके SP तक अपनी मर्ज़ी से मनमानी जगह पे उसकी तैनातियाँ करवाते थे। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के लीडर जो आजकल ये कह रहे हैं कि जी उज़ैर बलोच का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो फिर वो क्यों उज़ैर बलोच के कहने पे इन पुलिस अफसरों की तैनातियाँ करते थे? पुलिस अफसरों की पोस्टिंग वो SHO के तौर पे हो या SP के तौर पे उज़ैर बलोच के कहने पे क्यों की जाती थी? इसी तरह से पीपल्स अमन कमेटी को अगर आप देखें तो उस वक्त के आसिफ अली जरदारी के सबसे ख़ास आदमी जुल्फ़कार मिर्ज़ा, वो जाके पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं इनको साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से नबील गबोल साहब और पीपल्स पार्टी के दूसरे लीडर जो जाके उनके हक़ में तकरीरें करते थे, उनका क्या? फिर नाज़रीन, यहाँ एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि 2012 में जब एक दफ़ा पुलिस ने लियारी में ऑपरेशन करने की कोशिश की और पीपल्स अमन कमेटी के लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो आपके लिए ये हैरत अंगेज़ बात होगी कि कराची जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कराची पुलिस लियारी में ऑपरेशन नहीं कर सकी थी, लियारी में दाखिल नहीं हो सकी थी और पीपल्स अमन कमेटी ने उनको चील चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया था। लिहाजा ये ऑपरेशन भी फिर उसी वक्त ख़त्म करना पड़ा। उस वक्त भी कराची में किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त वफाक में किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। यानी सिंध और वफाक दोनों जगहों पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मार्च 2013 में जिस तरह से अरशद पप्पू को कत्ल किया गया, उसके बाद उज़ैर बलोच जो हैं वो लियारी के बेताज बादशाह बन गए और उसके बाद किस तरह से वो मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस रहे और किस तरह से उनको गिरफ्तार करके लाया गया, ये भी एक लंबी कहानी है। अगर हम देखें नाज़रीन दूसरी तरफ
علی زیدی صاحب کی بات کریں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر ہیں جو، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو حکومت نے، اب سندھ حکومت نے یہ جو رپورٹ شائع کی ہے یہ تو اصلی ہے ہی نہیں، اصلی رپورٹ تو میرے پاس آئی تھی، اور دیکھیں ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کیسا مذاکرہ خیز ایک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہوا کہ 2017 میں میرے گھر پہ کوئی بندہ لفافہ دے گیا، اور اس لفافے میں عزیر بلوچ کی یہ رپورٹ تھی، اور اوپر میرے لیے بیسٹ آف لک لکھا ہوا تھا۔ کمال ہے بھائی، یہ ایسے اب جو ہیں تقسیم کی جا رہی ہیں جے آئی ٹیز کی رپورٹ۔ اور پھر ایک اور اہم بات، علی زیدی کے مطابق جو رپورٹ ان کے پاس ہے وہ 20 صفحات کی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی نے رپورٹ شائع کی ہے وہ 35 صفحات کی ہے۔ اور پھر اس سے بھی اہم بات یہ ہے ناظرین کہ اس رپورٹ میں جو پبلک کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے، نسلی اور سیاسی بنیادوں پر جو انہوں نے قتل کیے ہیں عزیر بلوچ، ان کا تو اعتراف کر رہا ہے، لیکن عزیر بلوچ نے اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ اس کے کن کن لوگوں کے ساتھ، کن کن سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تعلق تھے، اس نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اگر آپ دوسری جے آئی ٹیز دیکھیں جن میں بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہو یا نثار مورائی والا، تو اس میں سیاسی رابطوں کا بھی بھرپور ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اب اس جے آئی ٹی کو اور اس رپورٹ کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ اب حکومت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدلیہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور کریں اور جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیا جا سکے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔